नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत होगी अड्डा में कांग्रेस पद के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो एक चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अंतर्विरोध, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही है जिससे लग रहा है पूरी प्रक्रिया में कुछ कुछ जगहों पे स्मूथनेस नहीं है। जैसे अशोक गहलोत जी का नाम निकल के आ रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार वो बनते जा रहे हैं। पहले उन्होंने रिलक्टेंसी दिखाई क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उस पद को छोड़ने में थी, लेकिन शायद अब वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शशि थरूर भी एक कंटेंडर के तौर पे सामने आए हैं और मनीष तिवारी का नाम भी चलने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया में कई सारी दिलचस्पियां हैं, जानकारियां हैं जो लोगों को, देश को जानना की दिलचस्पी है। एक तो ये कि क्या इस बार पक्के तौर पे गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बन जाएगा या अभी भी रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम चलेगा, क्योंकि गहलोत जी माने जाते हैं कि वो बहुत ही करीबी है उस परिवार के और उन्हीं के कहने पे उनको खर्चा भरवाया जा रहा है। या फिर जो एक विद इन पार्टी एक G23 करके ग्रुप है उसमें से कोई निकल के आएगा, किस तरीके की सिचुएशन बनेगी और आगे का रास्ता क्या होगा, इसी बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं तो संक्षेप में उसको देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस भी दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनके अलावा दिग्विजय सिंह और G23 ग्रुप में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के नाम की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी भी राहुल को अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन राहुल ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। In the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. Whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. कांग्रेस ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू करने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में सभी उम्मीदवारों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें उन्हें दूसरा पद छोड़ने का संकल्प लेना होगा। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। इस पूरी कवायद में अशोक गहलोत के सामने क्या करें क्या ना करें की स्थिति है। उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। गहलोत का कहना है कि अगर राहुल अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो जो आला कमान कहेगा वो करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अध्यक्ष चुनाव पर लागू नहीं होता। वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस पार्टी कोई बनता है तो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे आना ज्यादा उचित है। अध्यक्ष चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गहलोत का समर्थन कर शशि थरूर के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूं सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। कांग्रेस की ज्यादातर प्रदेश कमेटियों ने प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। फिलहाल गहलोत फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शायद राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहते। सवाल ये है कि क्या इस बार कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष मिलेगा और गांधी परिवार उसे अपने हिसाब से काम करने की आजादी भी देगा। कौन होगा कांग्रेस का बॉस और क्या रिमोट वाला भी हो सकता है, इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके परिचय करा दूं आपका। राजनीतिक विश्लेषक और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा दिनों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली उस घड़ी पे हम लोग पहुंच रहे हैं जब कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी अंदर से होगा बाहर से होगा ये उहापोह चल रही। संतोष भारती जी,
हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि अशोक गहलोत जी रिलक्टेंट से थे पहले, फिर वो मिल के आए कोच्चि में, तो उन्होंने अपना व्यू चेंज भी किया कि एक पद वाला हो सकता है। हालांकि अभी भी वो इस बात पे बहुत खुल के नहीं बता रहे हैं। तो क्या चल रहा है, या जो चैलेंज उनके सामने दिख रहे हैं अभी तक के नामों के हिसाब से, शशि थरूर या अटकलबाजी में मनीष तिवारी, क्या अब घुमा फिरा के बात वही हो रही है फिर कि अपने ही आदमी को पर्चा भरवा दिया गया है? देखिए, मैं इसके ऊपर अटकलें लगाने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं आपसे और बाकी दोस्तों से ये जानूं कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष होना देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और बाकी दलों की तो नहीं है, लेकिन हम पत्रकारों की निगाहें हर चैनल पर सबसे ज़्यादा इसी चिंता में है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। राहुल गांधी होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये मुझे, मैं क्षमा कीजिएगा, ये मुझे एक मन को भटकाने वाला डिबेट लगता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों से मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनना इस देश के लिए इन सालों की सबसे बड़ी घटना होने वाली है क्या, जो देश के राजनीतिक भविष्य पर खासकर 2024 के ऊपर प्रभाव डालेगी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चुनौती खड़ा करेगी? जी, अच्छा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा या मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, वो लोग इसका जवाब दें? आशुतोष जी, आप ही जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, पहले मुझसे नहीं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो देखिए, हमारा तो काम है कि जो भी राजनीतिक घटना हो रही है उस पर हम एक चर्चा करें, समझें, क्योंकि हमारे दर्शकों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो जानना चाहते हैं कि अच्छा, कांग्रेस में इस बार अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, कौन बनने वाला है, कौन हो सकता है? राहुल जी नहीं बनने वाले हैं क्या? अशोक गहलोत जी बनेंगे? अशोक गहलोत जी कौन है? क्या वो बहुत करीबी हैं? इस तरीके के मन में सवाल है। 24 को वो चैलेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सर, ये तो देश की जनता तय करेगी। तो हम तो एक कुतूहल और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर इसको कर रहे हैं। अब हो सकता है इससे अंदर की बात हमें आशुतोष जी बताएं। आशुतोष जी, क्यों इतनी दिलचस्पी होनी चाहिए लोगों की? आशुतोष जी, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। नीरज जी, संतोष जी हम सब लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं उनकी बुद्धि चातुर्य की तारीफ करूंगा कि बहुत ही आसानी से उन्होंने गेंद आपके पाले में फेंक दी। नहीं, मैंने आइए, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने आपके पाले में फेंक दी। खैर, दूसरी बात, पहली बात यह कि ये देश की बहुत बड़ी घटना ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी पर घटना आज की तारीख में है। और उसका कारण इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसके यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव होता ही नहीं है। जो पार्टियां आज कांग्रेस के ऊपर हमले कर रही हैं, जो पार्टियां कांग्रेस का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, दरअसल उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके यहाँ आखिरी बार किसी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ, कौन कौन कैंडिडेट थे, उनको कितने वोट मिले और कितने वोटों से वो हारे। क्योंकि इस देश के अंदर जो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप को लोकतांत्रिक मानने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने यहां लोकतांत्रिक कतई नहीं है। वहां पे सामंतवाद है, वहां पे जातिवाद है, वहां पे भयानक तौर पर फांसीवाद है, और वहां पे भयानक तौर से अधिनायकवाद है। वहां पे भयानक तौर पर वो सब कुछ है जो किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए ये भारत की राजनीति की एक बड़ी घटना इस लिहाज से है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा है तो इसका सभी दलों को, सभी राजनीतिक विश्लेषकों को इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि चाहे अशोक गहलोत बने, शशि थरूर बने, मनीष तिवारी बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस ने जो प्रक्रिया शुरू की है, अगर यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर दे, समाजवादी पार्टी शुरू करे, बहुजन समाज पार्टी शुरू करे, जनता दल यूनाइटेड शुरू करे, और हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अंदर शुरू करे, जहां पर यह नियम था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई आदमी नहीं रहेगा, अब वहां टर्म बढ़ा दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी के यहाँ यह हो गया कि आजीवन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना रहूंगा। तो ये सारे राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की बात हैं, अपने स्वभाव में लोकतंत्र के घोर विरोधी लोग हैं। इसलिए ये घटना बड़ी है और इसलिए इस घटना का स्वागत होना चाहिए। अब इसमें कितना स्वागत हो, कितना नहीं स्वागत हो, एक अलग तरीके। नहीं, प्रक्रिया का तो ठीक है, स्वागत हो। संतोष जी, अब इस सवाल के आगे बढ़े हम लोग।
ये शास्त्रों जी कह रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो कम से कम एक प्रक्रिया चुनाव तो हो रहा है। अब बताइए सर। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, आपसे। छोड़ेंगे नहीं आप? ना ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? देखिए मैं तो फिर पत्रकारिता की एक विधा के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैंने जब तक पत्रकारिता की और मैं कभी अनुमानों के ऊपर नहीं चला। मेरी रिपोर्ट, इतने सालों का मेरा जितना भी अनुभव है पत्रकारिता का, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने जो रिपोर्ट लिखी वो किंतु परंतु अपितु तथापि जैसे शब्दों में नहीं आती थी। वो एक पक्की खबर आती थी कि ये ऐसा होने वाला है, और वैसा 80% मैं कह सकता हूँ होता है। और यही हमको हमारे सिखाने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने सिखाया था, हमारे साथियों ने सिखाया। मैं अब यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनके सब कांग्रेस के लोगों से संबंध है, और एक भी आदमी सही खबर नहीं दे पा रहा है कि सचमुच उम्मीदवार कौन कौन होगा। वो ये खबर नहीं दे पा रहा है कि उम्मीदवार अगर वो होगा तो उसको कितने लोग समर्थन करेंगे। ये सारी घटनाएं, ये जो सारी हो चुकी हैं, जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म से अलग हुआ, आशुतोष जी वगैरह ने झंडा संभाला आगे, तो उसके पहले मैं इसी तरह की रिपोर्टिंग करता था। इसलिए एक तो आज की रिपोर्टिंग के ऊपर मुझे बहुत दुख है, और मेरा ये मानना है, मैं आशुतोष जी से सहमत हूँ, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे सबसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, जिसे नहीं होनी चाहिए। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो जो भी बोलते हैं, अब आज शायद या कल एक प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषणों का संग्रह आकाशवाणी में शायद रिलीज़ होने वाला है। हम देखेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री के भाषण वही हैं जो उन्होंने दिए हैं या कुछ और हैं, ये भी देखना मज़ेदार होगा। पर कांग्रेस की इस घटना ने देश की राजनीति में जो हलचल मचाई है, वो हलचल स्वीकार योग्य है। और आपने भी जो इसकी सफाई दी, इसको जो और ज़्यादा साफ किया, और आशुतोष ने बहुत साफ किया कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका दूसरे दलों के ऊपर असर पड़ेगा, और अगर ये असर नहीं पड़ता है तो देश की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो पार्टियों के भीतर का नीर-क्षेर विवेक कर सकती है। तो इस समय राहुल गांधी चुनाव लड़े या न लड़े, अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन इस घटना ने, कांग्रेस की इस घटना ने भारत के संपूर्ण राजनीतिक वातावरण को पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया है। ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। अब संतोष जी, चूंकि आपने ये कहा है कि कम लोग बता पा रहे हैं कि अंदर की खबरें क्या है, क्या होने वाला, तो हम लोग बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब ये तो हो गया कि पत्रकारिता, स्वागत और प्रक्रिया की हम लोगों ने बात कर ली। क्या होने वाला है कांग्रेस में, क्या हो रहा है? ये अशोक गहलोत हैं, तमाम लोग हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि मैं एक्टिव जर्नलिज्म में, या मुझे अगर पता होता तो मैं जितने मेरे सोर्स हैं कांग्रेस के या बाकी दलों में, मैं कुछ निश्चित आपको बता पाता। लेकिन आपने जो पूछा है उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस में चुनाव होते हैं या चुनाव टालने की कोई अगर रणनीति बनती है तो ये घातक होगी। चुनाव होना चाहिए, किन्हीं भी 2 या 3 लोगों में अगर होने वाला है तो अवश्य चुनाव हो, और उस चुनाव से निकल करके चाहे वो शशि थरूर बाहर आए या अशोक गहलोत आए या कोई चौथा आए या 5वां आए, मुझे, या खुद राहुल गांधी निकल के आए, ये देश के लिए स्वागत योग्य घटना होगी। और कांग्रेस को इस जिम्मेदारी को देखना चाहिए जो सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा, जिसको अशोक गहलोत के बारे में खबरें आई कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव निष्पक्ष होंगे और जो चुनाव में खड़ा होगा मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगी। अगर ये सत्य है तो मैं इस घटना को देश के लिए बहुत आशा की नज़र से देख रहा हूँ। मैं ये कहने में असमर्थ हूँ कि अशोक गहलोत जीतेंगे या राहुल गांधी जीतेंगे या शशि थरूर जीतेंगे या कोई और जीतेगा।
जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें अभी तो चूंकि एनालिसिस ही है, इसमें हम में से किसी को जानकारी नहीं भी हो सकती है कि क्या होने वाला। आशुतोष जी, आपका एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन पे क्या हो रहा है? प्रक्रिया आप छोड़ दीजिए, स्वागत हो गया, सबको करना भी चाहिए, ये भी ठीक बात है। अब मैं मूल सवाल पर जो जानने की कोशिश जनता जानना चाह रही है कि भाई अशोक गहलोत जी प्रबल दावेदार आपको दिखते हैं, क्या रिलेक्टेंसी है उनके अंदर अभी भी, बार बार उनके बयानों में है, क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के दायित्व संभालने के लिए तैयार है या उनको तैयार किया जा रहा है? देखिए, उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही। जाहिर सी बात है, वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो नेहरू गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तो हैं, और ये उनके उम्मीदवार हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये अगर चुनाव होता है तो चुनाव में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा कि नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कैंडिडेट कौन है। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अक्सर कभी कभी ये भी होता है कि जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसका कोई कैंडिडेट होता है और वो जीते, जरूरी नहीं होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी बार टर्म चाहते थे, तब गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को पार्टी का प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहते थे, और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जीते और पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस पार्टी के गांधी के कैंडिडेट थे, वो हार गए। और उसके बाद गांधी जी ने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि मेरे कैंडिडेट थे, मैंने उनको कहा विड्रॉ मत करिए। आज ये संभव है क्या आशुतोष जी? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात है कि 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पसंद नहीं थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पसंद थे। ये आचार्य कृपलानी को बनाना चाहते थे। सर आशुतोष जी, इतिहास नहीं, मुझे भविष्य में क्या होने वाला, आज क्या हो रहा है वो बताइए। इतिहास तो ठीक है, आप थोड़ा सा संयम रखिए तो मैं आपको बताऊंगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने आज वो मौका है कि वो तमाम लोग, चाहे G23 हो, चाहे नाराज हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी परिवार जो है उससे छुटकारा मिले, या नेहरू गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है, तो ये सुनहरा मौका है जब वो इस चुनाव में हिस्सा लेकर नेहरू गांधी परिवार के कैंडिडेट को हरा सकते हैं और सही मायनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम दास टंडन और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र मैंने इसीलिए किया। आपको याद होगा कि नरसिम्हा महाराज जब थे तो अर्जुन सिंह और शरद पवार दो बार पार्टी प्रेसिडेंट की इच्छा के बगैर CWC के मेंबर बने, तो मौका है ये। लेकिन अगर CWC के G23 के सदस्य भी अगर सोनिया गांधी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मैडम आपकी सहमति हो तो मैं चुनाव लड़ लूं, जैसा कि शशि थरूर ने किया, तो फिर आप भी तो उस लोकतंत्र को पूरी तरीके से निभाने के पक्ष में नहीं, जो दरअसल निभाया जाना चाहिए। आशुतोष जी, आप जब शुरुआत में स्वागत कर रहे थे इस प्रक्रिया का, तो मेरा सवाल यही था कि हर आदमी जाके वहां से परमिशन लेके आके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन क्या फिर भी मैंने जो मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर दिया कि कम से कम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल तो रही जिसमें यह अवसर मौका है कि अगर आप नेहरू गांधी परिवार की लीडरशिप से नाराज हैं तो उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके आप चुनाव जीत सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ शशि थरूर से नहीं है, मेरा सवाल कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं से है जो अंदर खाने बैठकर राहुल गांधी की बुराई करते हैं, सोनिया गांधी की बुराई करते हैं, लेकिन आज अगर ये उनके पास मौका है, अपना कैंडिडेट खड़ा करें, कांग्रेस के लोगों का विश्वास अर्जित करें और अपने कैंडिडेट को जिताएं और नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसका निराकरण करें। उसको कौन रोकता है आज? लेकिन अगर चुनाव नहीं होगा, अगर नॉमिनेशन होगा, तब तो आप आरोप सोनिया गांधी पे लगा सकते हैं ना। अगर आप नॉमिनेशन नहीं हो रहा, ओपन इलेक्शन हो रहा है, तब आपको यह अधिकार नहीं है कि सोनिया गांधी के कहने पर लोगों ने वोट दे दिया। वो भी हम लोग देखेंगे कौन कौन नॉमिनेशन होता है, अभी तो खैर समय है इसमें। प्रेम कुमार जी, आशुतोष जी कह रहे हैं परिवार के ही सदस्य को खड़ा किया, ये मैं कोट अनकोट आशुतोष जी की बात कह रहा हूँ कि गहलोत जी परिवार के कैंडिडेट हैं और दूसरे वाले भी परमिशन लेके आए हैं, तो ये क्या है? देखिए, ऐसा है नीरज जी कि ये चुनाव हो रहा है, ये बड़ी बात है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है, हम आशुतोष जी की बात को मान लेते हैं कि उनके ओर से वाले कैंडिडेट हैं, तो उनके समांतर जो खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहे हैं, ये हिम्मत दिखाना मजबूत लोकतंत्र की भी निशानी है और हिम्मत की भी निशानी है। वो हिम्मत दिखा रहे। मैं बहुत समय से इस इलेक्शन को इस रूप में देखता हूं, जैसे अशोक गहलोत जी बारंबार कहते हैं कि हमें तो अध्यक्ष बनना ही हम नहीं चाहते, है ना। तो एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता तो उसे अध्यक्ष बनाने के लिए कोई सब क्यों परेशान है, सब क्यों आमादा है?
अनिच्छुक व्यक्ति को अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, ये प्रश्न भी, ये उनकी बात का खुद वो आलोचना पैदा कर रहे हैं अपने लिए ऐसा बोल करके कि मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता। लेकिन वास्तव में ये एक इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है कि हम ऐसा संदेश दें अपने वोटरों के बीच में, कांग्रेस के वोटरों के बीच में, कि हम तो आलाकमान की कहने पर, नेतृत्व के कहने पर हम आए हैं, यानी हम उनके उम्मीदवार हैं। इस लड़ाई को वो जीतते नजर आ रहे हैं। ये संदेश जा रहा है कि नेतृत्व का उनको वरदहस्त प्राप्त है। वहीं शशि थरूर भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन खुले तौर पर उस तरह से आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शशि थरूर हिम्मत दिखा रहे हैं, और ऐसे हिम्मत उन लोगों को भी दिखानी चाहिए जो कैंपेन कर रहे हैं। जान लीजिए गौरव बल्लभ जी खुलकर बोल रहे हैं, तो ये भी हम इसकी भी तारीफ करते हैं, इस बात की भी। तो पार्टी के का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी, वो लोग भी तो किन्हीं उम्मीदवार को वोट देंगे, उनको भी कैंपेन करना चाहिए, दूसरे नेताओं को भी कैंपेन करना चाहिए। आप लोकतंत्र में, वास्तव में अगर पार्टी में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इस पक्ष उस पक्ष का होना चाहिए। गांधी जी का सही उदाहरण रखा आशुतोष जी ने। उन्होंने कहा था कि सीता रमैया की हार जो है हमारी हार है, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट माना था। तो लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि खुल करके आप आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करिए, उम्मीदवार के पक्ष में बोलिए। मैं तटस्थ हूं, बोलना आज के हिसाब से सही नहीं है। आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, सामने आना चाहिए, और न तो अशोक गहलोत जी को बोलना चाहिए कि मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, तो इलेक्शन मत लड़िए, घोषणा कर दीजिए मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं। और इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो बोलिए, हम पार्टी की नाव को खेवेंगे, आगे बढ़ाएंगे और खुल करके नेतृत्व करेंगे। इस हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ अगर आप पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे तो इलेक्शन लड़ने का फायदा ही क्या है, ये बात कहना चाहिए। प्रमोद सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आशुतोष जी भी वही कह रहे हैं और प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि आशुतोष जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो परिवार के कैंडिडेट हैं, और उनके कहने पे, उनके आशीर्वाद से, और प्रेम कुमार जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि वो रिलेक्टेंट हैं और ये क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं कि हमसे परिवार ये कह रहा है। अब इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी चल रहा है कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, या वो ये भरोसा चाहते हैं कि अगर मैं अध्यक्ष बनूं तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे मेरा आदमी बैठे, सचिन पायलट ना बैठे। सचिन पायलट के सवाल पे वो 3 बार डॉज कर गए हैं, अलग अलग चैनलों पे वाइट चल रही हैं। तो फिर घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम लेके इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारत में ये जो लोकतंत्र वाली प्रक्रिया है ना, पार्टी के अंदर, ये सब दिखावे के लिए होती है सर। प्रमोद जी। देखिए, चुनाव जो है वो किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, और चाहे वो पार्टी के भीतर चुनाव हो या जनता का चुनाव हो, चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये अलग बात है कि पार्टियों के अंदर जब चुनाव होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पक्षपात, भेदभाव, अपना पराया चलता है, और क्योंकि मानवीय गुण दोषों से कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाता है, तो इतना थोड़ा बहुत चलता है। मगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी लगातार ये हमला करती थी। 2 हमले बहुत ज़्यादा होते थे। पहला हमला बीजेपी का होता था कि ये पार्टी नहीं है, परिवार है, और परिवार जो है, ख़ास तौर से गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए गांधी परिवार के जो निकटस्थ लोग हैं या उनके विश्वसनीय लोग हैं, यही कांग्रेस को दिशा निर्देश देते हैं, और यही कांग्रेस को गांधी परिवार के इशारे पे चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है, उसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के पर जो कब्ज़ा किया हुआ है गांधी परिवार ने, उसे परिवार नहीं छोड़ेगा, और घूम फिर के गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा। तो एक तो ये हमला था। इस हमले की हवा निकाल दी है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इस फैसले ने कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पार्टी के भीतर अब चुनाव हो रहा है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये कहना कि कंसेंसस हो सकता है या चुनाव टल सकता है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा जल्दबाजी और बेईमानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेस शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, 24 से नामांकन शुरू हो जाएंगे। तीसरा सवाल आता है कि चुनाव में कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसका आशीर्वाद किसको होगा, कांग्रेस लीडरशिप
जो आज की है वर्तमान लीडरशिप जो है, ख़ास तौर से मैं गांधी परिवार की बात करूं तो गांधी परिवार से किसी ने, पहली बात तो यह है कि इस्तीफ़ा मांगा नहीं। और वाजपेयी जी, राहुल गांधी जी ने 2019 का जब रिजल्ट आया लोकसभा का, तो उस समय राहुल गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। उनसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा था। दूसरी बात, उन्होंने इस्तीफ़ा देते वक्त ये कही थी कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का भी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब सहमति नहीं बनी और सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्षता स्वीकार कर लें, और हम भी चाहते थे, हम खुद व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता था कि अगर राहुल गांधी जी अध्यक्षता स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी को पार्टी की कमान दे दी जाए। लेकिन परिवार ने ये फैसला लिया कि परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस की अध्यक्षता का चुनाव नहीं लड़ेगा और कांग्रेस का जो अगला अध्यक्ष होगा वो चुनाव से आएगा, इलेक्शन से आएगा, सिलेक्शन से नहीं आएगा। तो ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अब हुई कि साहब कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष क्या कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? क्या किसी कैंडिडेट को गांधी परिवार ओपनली ये कहेगा कि ये हमारा कैंडिडेट है? तो मुझे लगता है इसकी संभावनाएं ना के बराबर में हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारा कैंडिडेट कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, सारे कैंडिडेट हमारे हैं, नंबर एक। क्योंकि शशि थरूर जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने उनसे जाकर के सबसे पहले पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं, उनको अनुमति मिली। दूसरी बात आई अशोक गहलोत जी के विषय में जो चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि उदयपुर के चिंतन शिविर में ये बात साफ हुई थी और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का ये प्रस्ताव था और ये सुझाव था कि एक व्यक्ति एक पद का। तो उसी के वजह से कमलनाथ जी को सीएलपी का पद छोड़ना पड़ा और प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के वो आज अध्यक्ष बने हुए हैं। तो अगर वो फैसला राज्य इकाई पे लागू होता है मध्य प्रदेश पे, तो देश पे भी होगा। तो ये संभावनाएं ना के बराबर आप समझिए कि अगर अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन करते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी एक कांग्रेस के ऐसे सिपाही हैं जो छोटी मोटी जिद नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जिद करके या एडमेंट होके किसी बात पे, जैसा अभी कोई साथी कह रहे थे, सचिन पायलट जी का नाम ले रहे थे, कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो अगला मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावक भी वही होंगे और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। आचार्य जी, आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें अशोक गहलोत जी का बार बार नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनसे जब अभी मतलब आज तक भी जो पूछा गया तो वो खुल के बात कहने के लिए तैयार नहीं। तो मन में एक प्रश्न उठता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई क्या, जो सच्चाई तो सिर्फ अशोक गहलोत जी या सोनिया जी जानती होंगी, वो इस बात के लिए शायद तैयार नहीं हो पा रहे हैं या उनको थोड़ा सा संकोच है कि मैं ये छोड़ के वहां जाऊं और फिर वहां मेरा आदमी ना हो। ऐसा है कि आप तो राजनीतिक सलाहकार है प्रियंका जी की, आपको ज्यादा जानकारी होगी सर। देखिए वाजपेयी जी, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार काम हो, लेकिन जब पार्टी के अंदर हम लोग आते हैं तो पार्टी की भलाई देख करके हमको फैसला लेना होता है। अशोक गहलोत जी जिस समय चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उस समय चीफ मिनिस्टर तो सचिन पायलट को बनना था, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो 2013 से 18 तक सचिन पायलट थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। जब राजस्थान का विषय आया था तो काफ़ी चर्चाएं हुई, चिंतन मनन हुआ, तो अशोक गहलोत जी का फैसला हुआ कि साहब अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। तो यही सचिन पायलट थे जिन्होंने उस प्रस्ताव पे दस्तखत किए और खुशी से उसमें शामिल हुए। तो जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सचिन पायलट तैयार हो गए तो सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में अशोक गहलोत जी को क्या एतराज़ हो सकता है। हाँ, कोशिशें अपनी जगह हैं,
हो सकता है उनको ये लगता हो कि भाई मैं राजस्थान को अच्छी तरह चला रहा हूँ, राजस्थान का अगला चुनाव मेरे लीडरशिप में होना चाहिए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी और करेगा। और मुझे लगता है कि पार्टी के फैसले से ना तो सचिन पायलट बाहर होंगे और ना अशोक गहलोत बाहर होंगे। अगर पार्टी फैसला लेती है कि सचिन पायलट वहाँ मुख्यमंत्री होंगे तो विधायक दल की मीटिंग होगी और सारे विधायक, चाहे वो अशोक गहलोत जी को अपना ज़्यादा नज़दीक मानते हो, चाहे वो सचिन पायलट को मानते हो, चाहे वो सीपी जोशी को मानते हो, वो सारे विधायक एक झंडे के नीचे आकर के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। दिल्ली आने से ठीक पहले सीएलपी की मीटिंग करना अशोक गहलोत जी का, ये भी तो एक मैसेज है। वो क्यों, उसकी क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने की। तो तमाम ऐसे पॉलिटिकल मैसेजिंग। वाजपेयी जी आप बार सर मैं देखिए, आप मेरे मन में सर जो सवाल होगा मैं आप लोगों से पूछूंगा जी। सुनिए आशुतोष जी, अगर मुझे टीवी नहीं है तो मुझे लगता है आशुतोष जी अगर हैं अभी है ना आशुतोष जी, तो वो जरूर ये सोच रहे होंगे, हाँ वो जरूर सोच रहे होंगे कि वाजपेयी जी या तो अशोक गहलोत का काम कराना चाहते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को निपटाना चाहते हैं। ना अरे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा मैं क्यों चाहूंगा मैं ऐसा क्यों चाहूंगा सर। आप दोनों लोग मेरे जी के विषय में देखिए, मैं वाजपेयी जी इसको कंप्लीट कर दूं, कंक्लूड कर दूं जी। अशोक गहलोत जी क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते ये विषय दूसरा है, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा तो अशोक गहलोत जी एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, वो पार्टी का फैसला मानेंगे, ऐसा मेरा यकीन है और ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं ठीक है सर, आप दोनों लोग सम्मानित अतिथि हैं तो मैं किसी को ऐसा नहीं चाहता। अब है सर, आपने बड़ा विश्लेषण अभी सुना, अब क्या अशोक गहलोत एक तरीके से मान लिया जाए कि वही बन सकते हैं, ज़्यादा उनकी संभावनाएं हैं, क्योंकि और कोई बड़ा नाम वैसा निकल के आ नहीं रहा है। और अभी प्रमोद जी ने एक बात जो कही वो बहुत मार्के की, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि शशि थरूर जी सोनिया जी से अनुमति लेने गए थे कि मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं। अब मुझे नहीं जानकारी है इतनी राजनीतिक तौर पर कि चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष से या कार्यकारी अध्यक्ष से या परिवार से अनुमति क्यों लेनी चाहिए, लेकिन ली उन्होंने, अच्छी बात, लेनी चाहिए। अब बताइए आपका एनालिसिस क्या कहता है इसमें? देखिए, जहां तक शशि थरूर की अनुमति लेने का सवाल है, उसे दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि भारत में ये परंपरा है कि जो वरिष्ठ हैं, जो जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, तो लोग बड़ा चुनाव लड़ने से पहले उनसे अनुमति लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि ये ना लगे कि वो उनकी इच्छाओं के खिलाफ हैं या कोई वो पार्टी के अंदर कोई तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो ये तो इसमें तो कोई खास दिक्कत है नहीं, इस पर हम लोगों को ज्यादा रेखांकित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं कांग्रेस का कभी समर्थक नहीं रहा और आज भी कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं। मैं अपने आप को स्वतंत्र समीक्षक मानता हूं, लेकिन कांग्रेस को अध्यक्ष मिलने वाला है, इस पर मुझे प्रसन्नता है। मेरा मानना है इससे कांग्रेस मजबूत होगी और कुल मिलाकर विपक्ष मजबूत होगा। और एक ऐसे समय में कांग्रेस को अध्यक्ष मिल रहा है जबकि विपक्ष की राजनीति का एक नजारा बन रहा है, वो नजारा जो कि बिल्कुल गायब था, अनुपस्थित था, केवल मोदी का और भाजपा का ही नजारा हुआ करता था। जब से नीतीश कुमार ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ छोड़ा है और वो विपक्ष की एकता टटोलने के लिए निकल पड़े हैं, और ऐसे ही मौके पे ये पदयात्रा हो रही है, ऐसे ही मौके पे कांग्रेस को अध्यक्ष मिलने वाला है। तो ये सारे संयोग कुछ खास तरीके से मिले हैं जिससे एक खास तरह का नजारा बन रहा है। इस पे मुझे प्रसन्नता है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये मसला पार्टी के भीतर लोकतंत्र का नहीं है। ये मसला अभी प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाया कि जब राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि ना मैं अध्यक्ष बनूंगा ना मेरे परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा। तो अगर यही बात थी कि परिवार का अध्यक्ष नहीं बनना था तो 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए था। इसको 3 साल से ज्यादा क्यों लगे? जाहिर है कि ये आंतरिक लोकतंत्र का मसला नहीं है। अगर ये आंतरिक लोकतंत्र का मसला होता तो 3 हद से 6 महीने में चुनाव हो जाता। जाहिर है कि ये पिछले 3-3.25 साल की जो कहानी है, ये कहानी कांग्रेस के आला कमान जो 3 लोगों का आला कमान है, मां, बेटी और बेटे का आला कमान है, इसके बीच के मतभेदों की कहानी है। ये मतभेद अगर नहीं होते तो कांग्रेस को बहुत पहले ही अध्यक्ष मिल जाता। चाहे तो इन 3 लोगों में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता या किसी इन 3 लोगों की मर्जी का कोई और अध्यक्ष बना दिया जाता। ये जो चुनाव का जो की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव अध्यक्ष कोई भी हो
अशोक गहलोत हो, शशि थरूर हो, मुझे लगता है अशोक गहलोत ही शायद अध्यक्ष बन जाएंगे, शशि थरूर हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, आपका जो इस चर्चा का जो मुख्य शीर्षक है कि कांग्रेस का बॉस कौन होगा, मैं ये कहूंगा कांग्रेस के बॉस राहुल गांधी ही होंगे, अध्यक्ष कोई भी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं निकालना चाहिए कि वो रिमोट कंट्रोल से सारा काम करेंगे, क्योंकि देखिए सारे नेता जो अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार हैं, जो अध्यक्ष बन सकते हैं, ये केवल रिमोट कंट्रोल पे कठपुतली की तरह नाचने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग बाकायदा अध्यक्ष ही करेंगे, साथ में गांधी परिवार का हाथ इनकी पीठ पर रहेगा। कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है उसमें इस तरह की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है कि गांधी परिवार जिसको अपने बाहर का किसी को अध्यक्ष बनाए तो उसकी पीठ पे हाथ रख के उसके अंदर विश्वास आरोपित करे और उसको मजबूत करे, और साथ में फिर वो सारा काम पार्टी का करे, ताकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दूसरे तरह के तरीके से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए स्वतंत्र है और वो पार्टी को आगे बढ़ाएं। अब देखिए इस पूरी जो पदयात्रा है इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अध्यक्ष चुन जाएगा तो राहुल गांधी नेतृत्व से हट जाएंगे और वो अध्यक्ष आ जाएगा। टेक्निकली तो अध्यक्ष सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ ना कांग्रेस का। ऐसा तो नहीं है कि इस पदयात्रा में राहुल गांधी पृष्ठभूमि में चले जाएंगे और अध्यक्ष गले में माला डाल के सामने आ जाएगा। तो मुख्य बॉस राहुल गांधी ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष को चलाएंगे। दुबे जी, आपने सर ना डिबेट का उपसंहार कर दिया जब आपने तय कर दिया कि बॉस यही बनेंगे, तो ये मानना थोड़ा सा असहज होता है या बड़ा मतलब मन में सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर बॉस एक व्यक्ति है, कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव है, उसकी मर्जी कितनी चल पाएगी। लेकिन एक सवाल मैं जरा इसको आगे बढ़ाऊंगा। प्रमोद जी, जो अभी दुबे जी ने कहा कि ये पारिवारिक विवाद के चक्कर में 3 साल लटका रहा है, ऐसा है कि आंतरिक लोकतंत्र का मसला नहीं है ये? वाजपेयी जी, मैं बहुत सरल शब्दों में और सरलता के साथ कम शब्दों में इसको परिभाषित करना चाहता हूँ, अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमेशा ये माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो भी होता है वो आरएसएस प्रमुख के इशारों पे चलता है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो शायद ये बात ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गई है। तो ये बात ठीक कह रहे हैं वो दुबे जी कि बॉस राहुल गांधी जी ही रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी बॉस बने रहना चाहते हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो उस बात पे वो कायम रहे, तो उनके उस फैसले की सराहना होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में इस तरह का नेता, आज के इस दौर में इस तरह के कम नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का तो सारी पार्टियां हारी, मायावती जी की पार्टी भी हारी, अखिलेश यादव जी की पार्टी भी हारी, लालू यादव जी की पार्टी हारी, ममता बनर्जी की पार्टी हारी, सारी पार्टी हारी, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया अपने पद से। राहुल गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का निर्माण किया। तो ये कांग्रेस पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेताओं की गलती मानता हूं मैं, और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की नॉन वर्किंग परफॉर्मेंस मानता हूं कि राहुल गांधी जी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था उसका मजाक बनवा दिया। कैसे कि उन लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, राहुल गांधी जी ने ये अभी इस्तीफा नहीं दिया है, राहुल गांधी जी मान रहे हैं, राहुल गांधी रूठ गए हैं, राहुल गांधी मान जाएंगे। और राहुल गांधी जी ने अपने फैसले पर कायम रख के ये सिद्ध कर दिया कि ही इज मैन ऑफ कमिटमेंट। तो ऐसा नेता तो चाहिए। और जहां तक अभी 5 सेकेंड और दीजिएगा, जहां तक सवाल है कि शशि थरूर सोनिया जी से जो आशीर्वाद लेने गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव की पृष्ठभूमि में जो अखाड़े होते हैं, कुश्ती के अखाड़े बनते हैं, तो कोई भी पहलवान लड़े तो सामने वाला जो वरिष्ठ पहलवान वहां बैठा होता सबके चरण छू के मैदान में जाता है। कभी कभी उन पहलवानों के भी चरण छू लेता है जिन पहलवानों के चेलों से उसका मुकाबला हो रहा होता है। तो ये तो चुनाव है। अब चुनाव किस करवट बैठेगा, चुनाव तो चुनाव है भगवान। तो ये आज ही बीजेपी ये कहती थी जी सर मैं जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, 5 सेकंड और वाजपेयी जी 5 सेकंड और फिर मैं नहीं बोलूंगा। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो कुछ हमारे वरिष्ठ नेता, विश्लेषक, साथी पत्रकार और कुछ नेता बड़े बड़े बीजेपी के तो प्रवक्ता रोज कहते थे कि राहुल गांधी का इस्तीफा ड्रामा है, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे ही नहीं, राहुल गांधी इस्तीफा वापस ले लेंगे। जी प्रमोद जी राजनीति की रपटीली राहों को आप इतना आसानी से कह रहे हैं कि अखाड़े में पैर छूने जाते, सर इतना आसान राजनीति थोड़ी होती। अच्छा दुबे जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, बताइए सर। आचार्य जी की ये बात बिल्कुल सही है, आदरणीय आचार्य जी की ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने जो कहा था उस पर वो लगातार टिके रहे, वो अपनी टेक पे बने रहे। उनका कहना था ना मैं अध्यक्ष बनूंगा
और सर, एक तरह से बॉस- उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन उसका मतलब यही था न अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष दुबे जी अगर एक आप मिनट। ये कह रहे हैं कि बॉस वही है तो फिर अध्यक्ष क्या है? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उनके इस निर्णय से कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ है। ये बात कांग्रेस के इस निर्णय से, राहुल गांधी के इस निर्णय से कांग्रेस को पिछले 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस आज जिस मुकाम पर खड़ी हुई है, जो मेक एंड ब्रेक वाला मुकाम है, जी। अगर राहुल गांधी किसी तरह अध्यक्ष बने रहते या किसी और को अध्यक्ष बनवा देते, अपने आशीर्वाद से उसको चलाते, तो कांग्रेस को इतना नुकसान नहीं होता। आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस की सांगठनिक समस्याओं को हल कर सके। जी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने न खुद अध्यक्ष बने, न पार्टी के अंदर से अध्यक्ष, न अपने परिवार के अंदर से अध्यक्ष बनने दिया, और उसकी वजह से और कोई भी अध्यक्ष नहीं बन पाया। जी, बॉस तो वही हैं, ये असली सवाल है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ कुछ सेकंड का, उसके बाद आता हूँ आशुतोष जी, प्रेम जी और संतोष जी आपके पास, कि क्या ये जो नई व्यवस्था है इसका स्वागत तो ठीक है, लेकिन अगर बॉस वही हैं तो नया अध्यक्ष क्या करेगा? कितने फ्रीली वो काम कर पाएगा? जिसकी तरफ इशारा अभी कर रहे थे प्रमोद जी की, नहीं देखिए किस तरीके से काम हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। संतोष जी, मैंने आपसे पूछा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझसे पूछा, मैं समझा आपने आशुतोष से पूछा। नहीं, पहले आपसे, फिर आशुतोष जी और प्रेम जी के मैं वाजपेयी जी हंस रहे। वाजपेयी जी, सबसे पहले तो मैं पूरे डिबेट के दौरान हंस रहा था। क्यों? कि आप जहां डिबेट को ले जाना चाहते हैं, जो आपने, इसलिए कि जहां डिबेट को आप ले जाना चाह रहे थे और जो कैंडिडेट्स को आपके बाद नाम क्लियर करना चाह रहे थे, उसके ऊपर इस डिस्कशन से कुछ निकला नहीं। नंबर 1, सबने जो बात कही वो सिद्धांतों को लेकर के कही। प्रैक्टिकली अभय जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, लेकिन अभय जी ने भी सिद्धांत कहा और अभय जी को सिद्धांत ही कहना चाहिए था। मैं आपकी बात में सिर्फ इतना आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 ही कैंडिडेट कांग्रेस के होते हैं जिनमें शशि थरूर और अशोक गहलोत रहते हैं, तो अशोक गहलोत का व्यक्तिगत रूप से पल्ला भारी है, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन हिंदुस्तान में और जितना वो घूमे हैं, जितना उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, तो उनको किसी का समर्थन हो या न हो, अशोक गहलोत ये चुनाव जीत जाएंगे अगर इन्हीं दोनों में चुनाव होता है तो। और नंबर दो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी एक स्वाभाविक प्रक्रिया से सर्वमान्य नेता बने हैं कांग्रेस के, और चूंकि वो सर्वमान्य नेता बने हैं और इस देश में कई बार हुआ है, इंदिरा जी नहीं चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर जी शिमला में चुनाव समिति का, वर्किंग कमेटी का चुनाव जीत गए थे, और उसके बाद वो देश के सबसे बड़े नेताओं में धीरे धीरे सामने आ गए। इंदिरा जी के समय की बात कह रहा हूँ, राजीव जी के समय की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रक्रिया से उभरे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए हैं, जितना उन्हें मूर्ख बताने की कोशिश हुई है, पप्पू बताने की कोशिश हुई है, उसके बिल्कुल उलट राहुल के सारे बयान, वो कम्युनिकेशन में थोड़े से कमज़ोर हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको सारे देश में वो अध्यक्ष बने या ना बने, वो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य और सुने जाने वाले नेता कांग्रेस के भीतर बन चुके हैं, जिससे कोई उन्हें हटा नहीं सकता। और जो अध्यक्ष बनेगा वो उनकी राय से चलेगा ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश में अगर चाहे 11 राज्यों के चुनाव हो या चाहे 24 का चुनाव हो, अगर ले जाना है तो वो एक कार्यकारी अध्यक्ष का रोल निभाएगा, लेकिन पूरे संगठन को चलाने दौड़ाने का काम वो राहुल गांधी की राय से ही करेगा। आशुतोष जी और प्रेम जी, क्या अध्यक्ष सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता है किसी पार्टी के अंदर? राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जिसकी स्वीकार्यता होती है और जिसके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता होती है। जिसके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है, आप उसको कोई भी पद दे दीजिए, उससे नहीं, कोई... एक मिनट, आप फिर बहुत संदर्भ और इतिहास मत पढ़ाइए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि मैंने जो सवाल मूल था दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, मुझे इस पर दिलचस्पी नहीं है कि अशोक जी बनते हैं, शशि थरूर बनते हैं, मनीष तिवारी बनते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो व्यक्ति आज़ादी के साथ अपने फैसले ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, जिस पे संतोष जी कह रहे हैं कि राहुल जी सबसे सर्वमान्य नेता और उन्हीं की इच्छा पे चलेगा। तो इसीलिए मैंने ये संदर्भ के साथ सवाल पूछा कि क्या पार्टी अध्यक्ष सर्वशक्तिमान नेता नहीं होता है क्या?
नहीं देखिए, ये आपका सवाल बहुत लोडेड, इसलिए उसका लोडेड कैसे सिंपल सवाल है। क्योंकि मैं व्यवहारिकता की धरातल में बात कर रहा हूं। मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना यह है कि जब नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था, तब उन्होंने सोचा था कि वो मेरे कठपुतली होंगे। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने अपने टैलेंट से वो स्थिति पैदा कर दी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री मानना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ा। ये मैं फिर ये कहता हूं, आज की तारीख में ये लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बॉस है, लेकिन जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसके पास ये मौका होगा अपने टैलेंट के आधार पे वो खुद को सर्वस्वीकार्य घोषित कर दे और पार्टी का जिताऊ नेता साबित कर दे। अगर वो ऐसा कर सकता है तो किसी को बॉस क्यों मानेगा? देखिए, ये राजनीति है, इस राजनीति में गीता का सिद्धांत नहीं चलता, अनासक्ति कर्म। अब आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अभी आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, अब आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ऐसा संभव है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अगर अशोक या जो भी बनता है पार्टी, जो भी बने, कोई भी जो भी बनता, आप देखिए बलराज बधोक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, बलराज बधोक को पार्टी से बाहर कर दिया गया और देश के प्रधानमंत्री बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी बने, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको आशुतोष जी मैं रोक रहा हूं आपको। आप यहाँ पे एक बहुत बारीक सी गलती मैं नहीं कहूंगा, आप बहुत सीनियर हैं, बारीक से आप थोड़ा सा डिग रहे हैं। आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं जहां का स्ट्रक्चर और कांग्रेस स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है सर। आप समाजवादी पार्टी में वो स्ट्रक्चर बनाइए कि कोई नया व्यक्ति आके समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, इसलिए अखिलेश जी रिलेवेंट हो जाएंगे, ये जमता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के संदर्भ में बताइए ना आप मुझे। मैं कांग्रेस के संदर्भ में ही कह रहा हूं। नरसिम्हा राव ने बहुत सोच समझ के सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनाया था। क्या हुआ था फिर? सीताराम केसरी ने नरसिम्हा राव का कौड़ी का 2 कर दिया था। दोनों का क्या हुआ था फिर? पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अगर उनके अंदर काबिलियत है, अगर वो मास लीडर बन सकते हैं, अगर पार्टी का भरोसा जीत सकते हैं, तो राहुल गांधी को किनारे कर देंगे, और अगर नहीं जीत सकते तो राहुल गांधी पर आश्रित रहेंगे। सीधी सी बात है ये तो। प्रेम जी, सहमत है आप आशुतोष जी से कि राहुल जी रिलेवेंट हो सकते हैं कि कोई ऐसा ताकतवर नेता निकल आए? संभव है क्या ये? मुझे तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। जी मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं इस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक विश्वास पैदा किया है अपने नेतृत्व में, और मैं ये देख रहा हूं जैसे गांधी जी अध्यक्ष रहे ना रहे, गांधी जी का रुतबा अलग रहा, उसी तरह से इंदिरा गांधी अध्यक्ष रहे ना रहे, वो बॉस की तरह रही। तो आज भी वही स्थिति, राहुल गांधी अध्यक्ष रहे या ना रहे, वो बॉस की तरह रहेंगे। इसके कारण है कि देखिए, कोई पार्टी या जो कि सैद्धांतिक रूप से मार्गदर्शन देने में जो नेता सफल होता है वही नेतृत्व कर सकता है। यानी अभी कांग्रेस पार्टी को सैद्धांतिक रूप से मार्गदर्शन देते दिख रहे हैं राहुल गांधी, और बहुत सफलतापूर्वक दिख रहे हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है आशुतोष जी की कि जो अध्यक्ष बनेगा, अगर उसमें कुपत होगी कि वो अपने आप को इनके पहले स्थापित कर ले, तो वो मौका उनके पास होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक मुझे लगता है, मेरा मानना है कि वो निर्णायक रूप से कांग्रेस पार्टी को ले चुके हैं, आगे बढ़ाने का जो एक लीडरशिप है वो ले चुके हैं। तो मेरा यकीन है कि राहुल गांधी बॉस की तरह उसी तरीके से रहेंगे जैसे पहले इंदिरा गांधी रही थी, या उससे पहले महात्मा गांधी रहे थे। उस तरीके का जो आने वाले समय में मुझे दिखेगा। हो सकता है मुझे कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वो बॉस रहेंगे। जी, बॉस तो राहुल गांधी ही रहेंगे, और यही बात संतोष जी कह रहे हैं। संतोष जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि देखिए, बॉस तो वही है, सर्वमान्य नेता हो गए हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष कोई बनेगा, मतलब कोट अनकोट के एग्जीक्यूशन के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा। दुबे जी, संभव होगा क्या ये, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए इन्हीं नामों को हम फॉर्मुलाइज कर दें कि अशोक गहलोत जी, मनीष तिवारी जी, ये तो है क्या? भारतीय राजनीति की व्यवहारिक स्थिति है। भारतीय राजनीति की व्यवहारिक स्थिति है कि पार्टियों के सर्वमान्य नेता जरूरी नहीं कि उन पार्टियों के विधिवत चुने हुए अध्यक्ष हों। ऐसा बहुत जगह है। खुद भारतीय जनता पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या वो कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, या उनकी कोई औकात है पार्टी के अंदर? मेरा ख्याल से जगत प्रकाश नड्डा के मुकाबले जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वो ज्यादा स्वायत्त होगा, ज्यादा निर्णय लेने के लिए आजाद होगा, और उसकी हैसियत कांग्रेस के अंदर ज्यादा होगी।
इसलिए ये सब जगह ऐसा ही है, सभी पार्टियों में है। पार्टी का जो सर्वमान्य नेता है वो जब चाहता है तो किसी और को अध्यक्ष बना देता है और खुद दूसरे कामों को करने लगता है। तो ये बहुत ही इसमें बहुत हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए और ना ही इसको बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा बनाना चाहिए। ये भारत सभी दलों में होता है, ये सभी दलों में होता है। आशुतोष एक बात फिर आपसे याद कि अब आपने सुना कि देखिए पार्टी अध्यक्ष कोई भी रहे लेकिन गाइडिंग फोर्स उधर है, बहुत सारी पार्टीज में ऐसा है। इसमें बुरी बात क्या है? आपका सवाल क्या है? सवाल नहीं, इसमें बुरी बात नहीं कोई सर, मैं बुरा अच्छा तो मैं कह नहीं रहा हूं। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर सारी गाइडिंग फोर्सेस एक ही जगह से आनी है, मुहर और लेटर हेड वहीं रहना है जहां अभी तक है, तो फिर जो नए अध्यक्ष जी हैं वो कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताइए ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नड्डा साहब कर रहे हैं वैसे करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहता, देखिए कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं था कि टैलेंट की कमी थी। जब ममता बनर्जी को लगा कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये, तो उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और 3 बार की मुख्यमंत्री है। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी खड़ी की और अपने बल पे सरकार बनाई। केसीआर ने अपने बल पे सरकार बनाई। शरद पवार ने अपने बल पे सरकारें बनाई हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेता नहीं थे। अब मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, अगर कोई आदमी रबर स्टैंप राष्ट्र प्रेसिडेंट बना रहना चाहता है तो ये उस पर है, लेकिन ये उसके लिए मौका है कि वो एक ऐसा राजनीतिक दांव खेले कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसकी गोदी में आके गिरे और वो अगले 20 साल तक, अगले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से चलाए। ये मौका है उसके पास। अगर वो नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर राजनीतिक चातुर्य उतना नहीं जितना होना चाहिए। वो ममता बनर्जी नहीं बन पा रहा। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन पा रही, पश्चिम बंगाल पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया ना। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बार बार इतिहास में जाएंगे, सीताराम केसरी ने नरसिम्हा राव को निपटा दिया था। तो राजनीति के अंदर वो मौका रहता है हमेशा, जब आपके अंदर अगर दम है, अगर आपके अंदर कौशल है, तो आप सर्वस्वीकार्य नेता बन सकते हैं। आप लेकिन आशुतोष जी, जब सीताराम केसरी जो आपके शब्दों में कि उन्होंने निपटा दिया था, उसके बाद केशराम केसरी को भी निपटा दिया गया था। मैं यही तो मेरी चिंता सवाल है मेरा ये, क्योंकि जैसे आपने जैसे जो टैलेंटेड आदमी आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जैसे उसका टैलेंट दिखेगा वो निपटा दिया जाएगा क्या? नीरज जी, फिर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उसके पास पूरा मौका था, नरसिम्हा राव के पास पूरा मौका था। वो देश के सबसे बड़े नेता की कुर्सी पर बैठने के बाद भी सर्वस्वीकार्य नेता नहीं बन पाए। सीताराम केसरी के पास वो मौका था। अंत पे सबको सोनिया गांधी के पास जाना पड़ा और सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस पार्टी को जिता के साबित कर दिया कि उनके अंदर वो कौशल था जो नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी में नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, समय एकदम हमारा समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड संतोष जी आपके लिए है। फाइनल वन लाइनर बताइए, उपसंहार। एक उपसंहार तो दुबे जी ने कर दिया, अभय जी ने तो पहले वक्तव्य में उपसंहार कर दिया कि शो का नाम ये और ये बॉस जी। वाजपेयी जी, जितने लोगों ने बातचीत की वो इतनी सारगर्भित है कि इसको कांग्रेस के लोगों को सुनना चाहिए। और आचार्य जी, मुझे नहीं मालूम है कि इसको सबको सुनवाने के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक को आपकी इस आज की बहस को सुनना चाहिए। एक दूसरी चीज़, मैं फिर उसी की बात के ऊपर आता हूँ कि सर्वमान्य नेता बनना कोई जादू का खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। एक प्रोसेस से आदमी निकलता है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देश में एक प्रोसेस से निकला, आडवाणी का नाम एक प्रोसेस से निकला, सोनिया गांधी का नाम एक प्रोसेस से निकला। ये सब जिस प्रोसेस से निकले हैं उसी प्रोसेस से राहुल गांधी भी निकले हैं। इसलिए राहुल गांधी आगे कैसा रोल प्ले करेंगे ये भी देखने की बात है। लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा, मैं सहमत हूँ आशुतोष जी और अभय जी की बातों से कि जो बनेगा अगर उसमें कौशल होगा वो देश में अपनी छाप छोड़ पाएगा। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। जी, समय एकदम समाप्त हो गया सर, और मुझे भी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के थ्रू मिली, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है पहले, चूंकि सवाल इसलिए हम लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद कांग्रेस में ये चुनाव हो रहा है, इसलिए तरह तरह के सवाल, तरह तरह की आशंकाएं हैं, और जो आने वाले समय में जब पूरी प्रक्रिया होगी तो क्लियर होगा। कोई भी अध्यक्ष बने और वो अच्छे से काम करे, एक मजबूत विपक्ष दे, यही हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी नया अध्यक्ष बने, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए।
पता है लोग